नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं, इनका पूरा हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। पिछले 2 से 3 दिनों से सारी दुनिया में लगातार एक बार फिर से कोरोना की चिंता, कोरोना को लेकर तैयारी और कोरोना को लेकर वास्तविक हालात क्या हैं, इस पर हम चर्चा से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वजह साफ है कि अब सारी दुनिया के साथ इसका खतरा कहीं ना कहीं भारत ने भी भांपा है और इस पर पहले से अलर्ट रहना ठीक समझा है। तो आज भी हम बुलेटिन की शुरुआत अपने अपडेट के साथ में करते हैं जो कोरोना से जुड़ा है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, ये कल भी हमने आपको बताया। आज राज्य सरकारों को निर्देश मिल चुके हैं। ताजा हालात और तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बैठक ली है, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए हैं। वहीं सरकारों ने वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला जो केंद्र के द्वारा लिया गया है, इसकी व्यवस्थाएं टटोलना शुरू किया है। एक बात और आज अहम हुई है, नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है जो बूस्टर डोज के तौर पर अपनाई जाएगी। सब कुछ आप इस रिपोर्ट में समझेंगे जो आज का अपडेट है। चीन में बढ़ते कोविड केस के चलते भारत में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कहा गया। क्रिसमस न्यू ईयर के लिए राज्यों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। साथ ही ये निर्देश भी राज्यों को मिल चुका है कि कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तैयारियां पूरी हों। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ तैयारी पर मंथन किया। चर्चा में कोविड गाइडलाइंस के सख्ती से पालन और राज्यों के अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी बीच 2 ड्रॉप नीजल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है, वे बूस्टर डोज के तौर पर इसे ले पाएंगे। अगले मंगलवार से देश भर में अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर मंत्रालय नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महामारी अभी खत्म नहीं हुई। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जागरूकता के लिहाज से बेहद जरूरी है। तो ये भी हमने आपको बताया कि अब इसको लेकर निर्देश जारी होने शुरू हो चुके हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार के बाद अब भारत में और भारत की सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रदेशों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट का असर दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दिन भर आज बैठकें की, जिसमें कोरोना से लेकर आने वाली चुनौती, क्या तैयारी है, इसका पूरा ऑडिट हुआ है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा तेजी से की गई। इसे देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के आधार पर स्वास्थ्य संचालक ने आज उन सभी जिलों के CMHO को पत्र लिखा है जहां एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। उन्हें विदेश से आने वाले प्रत्येक नागरिक यात्री पर निगरानी करनी होगी, इसका डेटा बना के रखना होगा। एयरपोर्ट पर रैंडम तरीके से यात्रियों की कोरोना की जांच की जाएगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के रिकॉर्ड रखे जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा। उधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से मास्क लगाने, भीड़ से बचने, हाथ ना मिलाने जैसे जो पहले के कोविड प्रोटोकॉल हैं, उनको एक बार फिर से अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने और जिनके प्रिकॉशन डोज बचे हैं उनसे अपील की कि फौरन आप इन्हें लगवा लें। अस्पतालों को ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जनरेटर तक की सारी व्यवस्थाओं का ऑडिट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी आप एक बार चेक कर लें कि आपके पास वो चीजें हैं कि नहीं। चलिए, अब आपको कोरोना को लेकर जो ताजा हालात हैं और जो निर्देश हैं, इनको हम विस्तार से अपडेट करके बताते हैं, इनको हम डिकोड करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 है जो देश में अब तक 4 मामले सामने ला चुका है। इस बीच कल से लेकर आज तक बैठकों के कई दौर चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन अभियान के कारण देश में कोरोना फैलने का खतरा कम है। कल भी हमने आपको डिटेल बताया कि WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि हम जिस जोन में हैं वहां सबसे कम कोरोना केस हैं। 90% आबादी को दोनों टीके देश में लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुके हैं। फिर भी सरकारें चौकन्नी हैं और आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है।
न कि पैनिक क्रिएट करने की। पिछले 8 महीने में भारत में मामलों में लगातार गिरावट आई है। पॉजिटिविटी केवल 0.14% थी। 4 केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों में कोई भी एक्टिव मामला नहीं है। मास्क फिलहाल एडवाइस के तौर पर जारी रहेगा। शनिवार से सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी एयरपोर्ट शामिल है। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग इस खर्च को खुद वहन करेगा। सूत्र कहते हैं एयरलाइंस रैंडम ढंग से अपने जितने भी यात्रियों में से 2% यात्रियों की पहचान करेगा, सैंपल लेगा और पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएगा। चलिए, इस पूरे कवायद का सार यह है कि एक बार फिर से जब दुनिया में खतरा बढ़ रहा है तो हम लापरवाह बेपरवाह ना हो, क्योंकि इस तरह की लापरवाही बेपरवाही जिन भी देशों में हुई है वो भारी पड़ी है। कई इसके एग्जाम्पल सामने हैं, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण चीन का आप सामने देख सकते हैं। और हमारी सरकारें इसको लेकर संजीदा हैं। वक्त हमारे भी थोड़ा सा संजीदा होकर इन प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर पालन करने का है। आज का दिन दुर्घटनाओं का कहें तो गलत नहीं। आज की सबसे दर्दनाक दुर्घटना सिक्किम में हुई। एक हादसे में 16 जवान शहीद हो गए, 4 जवान जख्मी हो गए। हुआ ऐसा कि सेना का ट्रक खाई में गिर गया और उस वजह से हादसा हुआ, जिस पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम नेताओं ने दुख प्रकट किया। नॉर्थ सिक्किम की पहाड़ियों का बेहद चुनौती भरा इलाका आज एक हादसे की वजह बना। जीमा इलाके में सेना का ट्रक खाई में जा गिरा, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हुए। जानकारी के मुताबिक वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। इस वाहन के साथ आर्मी की 2 वैन और थी। तीनों वाहन सुबह चटंग से थंगू के लिए निकले थे। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया, शवों को भी निकाला गया। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले जवानों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया। लिखा कि सेना के जवानों की जान जाने से बेहद दुख हुआ। देश उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। तो हम सबकी तरफ से भी हम शहीदों को सलाम करते हैं। उन जवानों के प्रति सभी की संवेदनाएं हैं। सारा देश उनके साथ है। हादसे तो वैसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जिस हादसे की हम चर्चा कर रहे हैं ये किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं। क्या मुश्किलात हैं ये आप समझ पाएंगे। नॉर्थ सिक्किम बेहद खतरनाक इलाका है ट्रैवल के लिहाज से। ये इलाका इन दिनों बर्फ से पूरी तरह से ढका होता है और ऐसे में दुर्गम रास्तों पर आवाजाही चुनौतीपूर्ण होती है। ये बताया जा रहा है कि यही वो इलाका है जहां हिमालय पर्वत श्रृंखला खत्म होती है और तिब्बत का पठार शुरू हो जाता है। सड़क हादसों को कम करने के लिए ऐसी जगहों पर सेना के मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले भी 24 जून को सड़क हादसे में 2 जवानों की मृत्यु हुई थी। तब भी धुंध के चलते वाहन 300 फीट नीचे जा गिरा था। अब इस मामले में निश्चित तौर पर चूंकि मामला सेना से जुड़ा हुआ है तो इसकी जांच भी की जाएगी और अपने हिसाब से इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर एक्सपर्ट जो हैं वो भी काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस दुखद हादसे के बाद एक बार फिर से सेना के काम, उनके चुनौतीपूर्ण रास्तों पर चलने को लेकर देश नतमस्तक है और थोड़ा दुखी भी, क्योंकि जवानों को हमने खोया है। एक अहम मुद्दे की तरफ आपको ले चलते। राम सेतु के वजूद को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म है। अलग अलग दावे पहले भी होते रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर कई बार सवाल किए, बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस को पहले घेरा, लेकिन अब सदन में मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। देखिए रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में राम के प्रति अगाध आस्था है, तो उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियों में राम सेतु का जिक्र भी बार बार होता है। इस राम सेतु पर देश की सियासत पहले भी कई दफा गरमा चुकी है। ताजा मामले में सरकार ने संसद में ये कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है, वहाँ की सैटेलाइट इमेज ली गई। उथले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर पुख्ता तौर पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। Though we have certain limitations in discovering that, because
The history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometer long. उन्होंने ये भी कहा कि इसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं, क्योंकि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है। अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। भाजपा सरकार के मंत्री के इस जवाब के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस बारे में ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। भगवान राम के नाम पे राजनीति करके 2 सीट से पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची। केंद्र सरकार भगवान राम के हाथों बनाए गए श्री राम सेतु रामेश्वरम को काल्पनिक बता रही है। ये बेहद ही निंदनीय है। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उनके जवाबों के लिए घेरती आई है राम सेतु पर। अब की बार जो केंद्रीय मंत्री का जवाब है, इस पर कांग्रेस पार्टी का अवसर है और वो घेरना शुरू कर चुके। अब राम सेतु के बारे में थोड़ा सा हम अपनी जानकारियों को बढ़ाते हैं, जिसका अक्सर जिक्र आता है और इससे जुड़े विवाद क्यों हैं, जरा इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर के मन्नार द्वीप के बीच में चूने की एक उथली चट्टानों की चेन है जो विजिबल होती है जब आप सैटेलाइट इमेज देखें। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज यानी कि आदम का पुल के तौर पर पहचान मिली है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर बताई जाती है। ये कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया भी जा सकता था, लेकिन बाद में प्राकृतिक तौर पर आए तूफानों और समुद्र को लेकर जो स्थितियां बनी, ये वो यहाँ गहराई में आ गया और इसके बाद ये पुल समुद्र में डूब गया। 1993 में नासा ने इस राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं, जिसमें इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था। फिर 2005 में मनमोहन सरकार ने राम सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान किया था, जिसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकाल करके गहरा करने की बात थी ताकि पानी में जहाज आसानी से आगे बढ़े। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना शामिल था। इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इसके व्यवसाय में 5,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान भी तब था। हालांकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़खानी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। पर्यावरणविद ये कहते हैं कि 36,000 प्रकार के दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स इसी जगह पर मौजूद हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से दुर्लभ जीवों का इको बैलेंस खत्म हो सकता है, बिगड़ सकता है, मॉनसून चक्र पर इसका असर पड़ सकता है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए थे और इस आस्था पर चोट मानते हुए इसका विरोध जमकर किया था। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी अक्सर होती रही है और अब की बार के जवाब ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोधों, तमाम पिछले बयानों को कटघरे में खड़ा करने का कांग्रेस के सामने एक अवसर लाया। देखते हैं अब इस पर पॉलिटिक्स होती है या फिर आने वाले वक्त में जो एक मुद्दा वैज्ञानिक तरीके से लिया जाना चाहिए वो अप्रोच दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन, मंदिरों में अश्लील हरकतें, लव जिहाद के बढ़ते मामले और इनके खिलाफ सड़क पर उतरते हिंदू संगठनों की लड़ाई बढ़ती जा रही है। आज दमोह में क्या इसको लेकर हुआ है दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखने लगा है। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का आह्वान किया, जिसका खासा असर भी दिखा। प्रदेश में बढ़ते गोकशी, मंदिर तोड़ने और लव जिहाद के मामले पर हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। विगत कुछ समय से हिंदू विरोधी जो गतिविधियां शहर में संचालित हो रही हैं, जैसे कई मंदिरों को अपवित्र किया गया, धर्मांतरण पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, सभी नामजद आरोपी आज जमानत पर पहुंच गए हैं जबकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको एक पत्र जा रहा है कि आप कम से कम ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं, हिंदू पेरेंट्स हैं, उनकी सहमति से ही उनको आप जो भी कुछ क्रिश्चियन ठीक है या वो जो सांता क्रूज या कुछ भी बना रहे हैं उनकी सहमति से बनाएं। दरअसल मध्य प्रदेश में आए दिन लव जिहाद और धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने विधानसभा में स्वीकार किया कि पिछले 2 साल में लव जिहाद के 113 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में लगातार दूसरे धर्म को अपनाया जा रहा है, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इधर इस मुद्दे पर सियासी बयान माहौल को गरमाते रहते हैं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम है। ये तो यही काम करते आ रहे हैं। अब विकास
की बात कर नहीं सकते। अच्छे दिन आए ही नहीं, महंगाई कम हुई नहीं। राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। भारत में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म और इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति। सवाल तो गंभीर है कि प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानूनों के बावजूद इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो चलिए अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। पहली बात जो साफ साफ दिखती है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़े हैं, या यूं कह सकते हैं कि लगातार दर्ज किए हैं। मंदसौर में हुए घटनाक्रम के बाद सरकार ने पूरी ताकत और तेजी से कड़े कदम उठाए हैं जो सामने दिखे हैं। बीते कुछ दिनों में दमोह में धर्मांतरण के मामले में प्रशासन के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे, लोग इससे खफा हैं। इंदौर सरकारी लॉ कॉलेज में भड़काऊ और बैन किताबें मिल गईं। इंदौर के शिव मंदिर में अश्लील हरकतें करते गैर हिंदू पकड़ा गया, बवाल मचा। इंदौर, भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पहचान छिपाकर प्यार, शादी का झांसा और फिर धर्म बदलने का दबाव, इसके आरोप लगे हैं, जिसको आप लव जिहाद कहते हैं। हिंदू संगठनों का गंभीर आरोप है कि यह सब कुछ एक जिहादी मानसिकता के साथ जानबूझकर सोच समझकर किया जा रहा है। कईयों का आरोप इससे आगे कि इसे फंडिंग भी हासिल है विदेशी तौर पर। सरकार क्या इसमें नाकाम है, सवाल उठा। लोगों का आक्रोश सड़क पर दिख रहा है। दमोह में बंद को जिस अंदाज में लोगों ने अपना समर्थन दिया, ये संकेत भी है कि कहीं ना कहीं लोगों में इन घटनाओं के प्रति चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ रहा है। बड़ी बात यह कि सरकार ने इसके लिए नए और कड़े कानूनी प्रावधान किए। जब उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया तो कुछ और प्रावधान किए। प्रशासन बुलडोजर लेकर अक्सर एक्शन लेता दिखता भी है। तो अब यहाँ सबसे प्रमुख तौर पर यह सवाल है कि साजिश रच कौन रहा है, किस पक्ष को इसका लाभ हो रहा है, जाहिर तौर पर इसका पता कौन लगाएगा। तो सबका उत्तर, सबकी उम्मीदें, सबकी नजर सरकार की तरफ ही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे ये केसेस की संख्या घटती है या दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, ये कहकर बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने आज एक बैठक की और इसमें बड़ा फैसला किया। वन रैंक वन पेंशन के फैसले में बदलाव हुआ। इस बदलाव से 25 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोगों पर यह लागू होगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने का भी फैसला हुआ है। ये बड़े लाभ वाले कदम हैं कैबिनेट के, केंद्रीय कैबिनेट के, जो आपको बता रहे हैं। ये राशन दिसंबर 2023 में मुफ्त में मिलेगा। केंद्र सरकार मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये बड़ी बातें हैं जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर आप पहले समझ लें। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने जो आज बड़े फैसले लिए हैं, इसमें वन रैंक वन पेंशन के फैसले में बदलाव हुआ है। 25 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ बताया जाता है। 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोगों पर यह लागू होगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुफ्त राशन देने का भी इसमें फैसला हुआ है। चलिए अब जरा इस पूरे मसले के जो फायदे हैं उनको हम डिकोड करते हैं। खबर आप समझ गए हैं। हमेशा से अपने मास्टर स्ट्रोक के लिए केंद्र सरकार और खासतौर पर मोदी जाने जाते हैं। तो मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को जरा डिकोड करें, समझते हैं। पहली बात, मोदी ने सीधे सीधे लाखों सैनिक परिवारों तक अप्रोच की। न्यू ईयर का एक गिफ्ट उनको दिया। सेना के लिए हमारे देश की जनता में एक तरह का बड़ा ही आदर पूर्वक संवेदनशील नाता रहा है, रिश्ता रहा है, उनके प्रति लोगों का भाव रहा है। मोदी का यह कदम सीधे सीधे राष्ट्रवादी छवि को और मजबूत बनाएगा। मोदी ने यह कदम उठाकर विपक्ष के उन आरोपों का जवाब दिया जो चीनी सैनिकों की झड़प से उठाए गए। दूसरी बात, मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला मोदी की लोक कल्याणकारी नेता वाली छवि को और प्रगाढ़ करता है। गरीबों को मुफ्त अनाज देना ऐसा कदम है जो लाखों लोगों के वोट बैंक को मजबूत करता है। 2024 के लिहाज से मोदी के ये फैसले उनकी सियासी जमीन को पुख्ता करेंगे, ये तय है। हिमाचल के नतीजों से जोड़कर भी कई बार इसे लोग देख रहे हैं कि हर नतीजा जो भाजपा के फेवर में नहीं रहता, बीजेपी सरकार उससे अच्छी तरह से सबक लेती है और आगे इसमें कुछ बड़े कदम उठाती है। आज काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें रहीं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण खबर, इसे डिकोड करना, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब उस खबर पर आते हैं। बात संघ के क्रिसमस भोज की। इसे लेकर तरह तरह की अटकलें, तरह तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं। पहले खबर क्या है, ये आप देख लें रिपोर्ट में। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की मेजबानी में संघ ने क्रिसमस भोज का आयोजन किया रखा।
सियासी हंगामा छिड़ गया। कांग्रेस इसे विशुद्ध राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम बता रही है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि आरएसएस कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, ये तो कांग्रेस की नजर का ही दोष है। संघ ने विभाजन नहीं किया कि कौन क्रिश्चियन है कौन मुस्लिम है, उससे आरएसएस दूर रहेगा। वो हमेशा सबके साथ रहे, पर कांग्रेस की दृष्टि में ही दोष था। सियासी बयानबाजी से इतर ईसाई समाज की इस पर प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। हम एक दूसरे से बार बार मिलेंगे, बार बार बैठकर बातें करेंगे, भोजन करेंगे, इसमें हमारा संबंध बढ़ेगा। कुल मिलाकर आरएसएस ने क्रिसमस भोज के बहाने जो राष्ट्रीयता का नया डोज दिया है, सियासी दल उसे पचा नहीं पा रहे हैं। हर कोई इसे अपने अपने नजरिए से देख, समझ और समझा रहा है। तो खबर ये कि पहली बार संघ एक भोज दे रहा है, वो भी क्रिसमस पर। इसके मायने जरा डिकोड कर लें। इतिहास में जैसा हम कह रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि संघ क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहा है। साफ है कि संघ सीधे या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से अपने लिए बनी एंटी माइनॉरिटी वाली इमेज का ब्रेक करना चाहता है, उसे तोड़ना चाहता है। पहले मस्जिद परिसर में जाकर, मदरसा परिसर में जाकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात, और अब क्रिसमस भोज, जिसमें कश्मीर से केरल तक के चर्च प्रमुखों को न्योता भेजा गया। जाहिर तौर पर संघ ये चाहता है कि उनकी मुस्लिम विरोधी या अल्पसंख्यक विरोधी छवि टूटे, क्योंकि भाजपा ये बात अच्छी तरह जानती है कि ये वर्ग सालों से कांग्रेस का साथ देता आया, मजबूती से उनके साथ रहा है। इसी वजह से वो लंबे सरकार चलाते रहे। देश के भीतर और दुनिया भर में अगर इस इमेज को ब्रेक करने का संदेश गया, तो मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार के प्रति भरोसा और आने वाले वक्त को लेकर उम्मीदें भी उतनी ही प्रबल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अच्छा मैसेज जाएगा। कांग्रेस भी बात अच्छी तरह समझ रही है और इसी वजह से उसके नेता के बयानों में तल्खी, झुंझलाहट, या यूं कहें कि वो इसे एक्सपोज करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब इस भोज के आते आते अभी बहस के कई दौर भी हमको देखने हैं, और ऐसे बहसों में दोनों पक्षों को सुनने का मौका भी मिलेगा। इसमें कितनी सियासत है, कितनी सच्चाई, ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है, अच्छी तरह से डिकोड करे। आज के लिए इतना ही। परिवार का और अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।